आपने कभी ये सुना है, एवरीवन इज अ मिरर फॉर यू, वॉट यू डोंट लाइक इन अदर्स इज वॉट यू कांट एक्सेप्ट इन योर सेल्फ। एज इन दूसरों में जो हमें खलता है वही हमारे भीतर छुपा होता है। सो पूरी दुनिया ना आपके लिए एक आईने के समान होती है, और आपको दूसरों में जो बातें पसंद नहीं होती है वो वही बातें हैं जो आपको अपने आप में पसंद नहीं है, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते हैं। तो दुनिया आपके आसपास ऐसे ही लोगों को भेज रही है जिनमें एग्जैक्टली वही खामियां हैं, कमजोरियां हैं, या वही अनहील्ड ट्रॉमास हैं जो आप में हैं, ताकि आप फाइनली उन्हें फेस करें और अपने भीतर उन्हें हील करके फिर आगे बढ़ें। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नीतू सिंह और कैटरीना की भी वही कहानी है। अगर आप दोनों के पास्ट को देखो तो उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं और डिफरेंसेस कम। हम सबको पता है कि रियल लाइफ में नीतू सिंह कैटरीना को नापसंद करती थी, लेकिन वो उसे इतना अधिक नापसंद करती थी जितना रणबीर की किसी भी और गर्लफ्रेंड को नहीं किया था। आई मीन उन्होंने दीपिका के लिए भी शी इज जस्ट अनदर गर्लफ्रेंड वाला डायलॉग बोला था, मगर कैटरीना से उन्हें जो प्रॉब्लम थी वो किसी और से नहीं थी। एंड वेल, ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा सा लगता है कि मे बी कैटरीना रणबीर की सबसे लंबे वक्त की गर्लफ्रेंड थी और सबसे सीरियस रिलेशनशिप भी था वो उसका, इसलिए वो नीतू के लिए थ्रेटनिंग रही होगी। बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इसके पीछे कारण कुछ और ही है, और वो है नीतू जी का खुद का पास्ट जो कैटरीना के सिमिलर है, जो इंक्लूड करता है स्कॉटिंग को, दोनों के ही जिंदगी में फादर फिगर का ना होना, सोशल क्लाइंबिंग करने की कोशिश करना जिसे आप डेट कर रहे हो या जिससे आप शादी करते हो उसके थ्रू, और दोनों का ही अपने पास्ट को छुपाना, क्योंकि पास्ट बहुत डार्क था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो नीतू जी के पास्ट पे आने से पहले उनके फैमिली का पास्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि वही डिफाइन करता है कि आगे चल करके नीतू के साथ क्या होता है। सो रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स के अनुसार नीतू सिंह की नानी का नाम हरजीत सिंह था, और जब वो बस 10 साल की थी तभी उनके माँ बाप का देहांत हो जाता है, और उनके चाचा चाची उनकी प्रॉपर्टी को हड़प करके पहले तो हरजीत को फिजिकली अब्यूज करते हैं और फिर उन्हें ले जा करके दिल्ली में कोठे पे बेच देते हैं। जब वो लगभग 18 साल की होती है तो वो फाइनली उस कोठे से भाग जाती है, लेकिन उनकी किस्मत खराब रहती है कि वो जिस आदमी से मिलती है उसका नाम नवाब अमीनुल्लाह शेख रहता है, और वो पहले से ही शादीशुदा था, और वो काइंड ऑफ उसकी मिस्ट्रेस बन जाती है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि कोठे पे बैठने से तो अच्छा है कि बस एक आदमी की मिस्ट्रेस रहे। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ साल के बाद उस आदमी की भी डेथ हो जाती है, और उनके बीवी बच्चे हरजीत सिंह को घर से निकाल देते हैं, और वापस से वो कोठे पे ही बैठने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लेकिन इस बार वो एक दूसरे कोठे में जाती हैं, और वहां पे कोठे के एक दलाल रहते हैं फतेह सिंह, उनके साथ उनकी शादी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो कोठे पे काम करती रहती हैं। ऐसा नहीं रहता है कि शादी हो गई तो उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है आगे से। और कुछ साल के बाद उन्हें एक बेटी पैदा होती है जिनका नाम राजी सिंह रहता है। यही राजी सिंह नीतू सिंह की मॉम रहती है। और जब राजी बड़ी होती है, मतलब 14-15 साल की ही होती हैं, तो उन्हें भी इसी धंधे में धकेल दिया जाता है। लेकिन वो बहुत एम्बिशियस रहती हैं, तो जब वो लगभग 22 साल की होती हैं तब वो छोड़ करके भाग जाती हैं और दिल्ली आ जाती हैं। वहां पे वो एक आदमी से मिलती हैं, दर्शन सिंह नाम के, और उनसे उन्हें एक बेटी पैदा होती है, हरनीत सिंह। हरनीत सिंह आगे चल करके नीतू सिंह बनती हैं। लेकिन अभी भी राजी सिंह को फिल्मों में आना ही रहता है, तो वो और दर्शन सिंह साथ में दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, और वो कई स्टूडियोज के चक्कर काटने लगती हैं कि उन्हें कोई रोल मिल जाए। लेकिन उन्हें कोई रोल मिलता नहीं है, और फाइनली उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी उम्र 30 साल के ऊपर हो गई है, तो अब शायद बॉलीवुड में उनकी किस्मत तो चमकेगी नहीं। तब वो कोशिश करना शुरू करती हैं कि उनकी बेटी नीतू सिंह को फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिलने लगे, और लकीली ऐसा हो भी जाता है, और उनकी एंट्री होती है बॉलीवुड मूवीज में बेबी सोनिया के नाम से। 10 लाख, दो दूनी चार, दो कलियां, इन सारे मूवीज में नीतू सिंह ने चाइल्ड आर्टिस्ट के फॉर्म में रोल किया था, और दो कलियां उस वक्त की बहुत पॉपुलर मूवी थी। उसके क्लिप्स आपने अभी भी देखे होंगे। माफ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी। और फिर उन्हें लगातार रोल्स मिलते चले गए, मगर उनकी माँ को ये लगा कि कहीं नीतू सिंह चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल्स में ही टाइप कास्ट ना हो जाए हमेशा के लिए। फिर उनके नीतू को लीड एक्ट्रेस बनाने का सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट्स को लीड एक्ट्रेस के कंपैरिजन में बहुत कम फीस मिलती है। आई मीन ऑब्वियसली। तो वो 1970 के एंड में नीतू को बॉलीवुड से दूर ले जाती हैं लगभग 1.5 साल के लिए। इस वक्त नीतू सिर्फ 12 साल की रहती है 1970 में, और
फिर वो वापस आती है 1972 के मिड में और रिक्शे वाला मूवी की शूटिंग शुरू करती है जब वो सिर्फ 13.5 या 14 साल की रहती है तब। अब देखिएगा, ये है नीतू सिंह की बॉडी 1970 में जब वो 12 साल की थी, और ये है 1972 के मिड में जब वो 13.5 से 14 साल के बीच में थी। बस इस 1.5 साल में नीतू के बॉडी का डेवलपमेंट देखिए। जब नीतू सिंह वापस आती है उसी वक्त स्पेक्यूलेशंस और र्यूमर्स शुरू हो जाती है कि नीतू की मॉम ने उन्हें हार्मोन्स दिए थे ताकि वक्त से पहले ही उनका शरीर डेवलप हो जाए और उन्हें जल्दी ही लीड एक्ट्रेस का रोल मिलने लगे। एंड नाउ लुक, मुझे पता है कि कुछ लड़कियां बहुत जल्दी डेवलप करती हैं, तो मैं इसे पर्सनली जाने देती, लेकिन एक बुक है मधु जैन की जिसपे मैंने पहले भी बात करी है। जब भी मैं कपूर फैमिली को डिस्कस करती हूँ ऑलमोस्ट हर एक बार इस बुक को मैंने उठाया ही है। कारण है, इस बुक की लॉन्चिंग की थी रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने। तीनों ही उस लॉन्च के इवेंट पे प्रेजेंट थे और कपूर फैमिली ने मधु जैन को परमिशन भी दिया था इस बुक में जो कुछ भी लिखा है उन सब के साथ इस बुक को लॉन्च करने के लिए। तो मेरा सोर्स ऑथेंटिक है कि हार्मोन से रिलेटेड कुछ तो हुआ था। तो इस बुक का नाम है कपूर्स द फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड और इसमें मधु जैन लिखती हैं, माई स्पिरिट हैड बीन बीटन इनटू सबमिशन सिंस चाइल्डहुड, सेज नीतू। आई मिस्ड आउट ऑन अ प्रॉपर अपब्रिंगिंग बिकॉज आई वाज गोइंग टू द स्टूडियोज व्हेन अदर चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। टेक इट फ्रॉम मी, एवरी चाइल्ड आर्टिस्ट whether here or in Hollywood is exploited by an ambitious parent. That parent is making money on a child who doesn't know better. No celebrity is entirely normal. There are far too many mood swings. Still, like she, Neetu Singh says, she was cocooned in blissful ignorance until she was force-fed into growing up at 14. That horror has never quite left her. If she objected to certain embarrassingly risky scenes or costumes, her protests were silenced with stinging slaps. Was Neetu Singh fed hormones to speed the growing up process? Certainly, there was talk about her being physically mature well before her time and well before the age of silicone implants. Like many teenagers whose careers were being steered by ambitious mothers. अब ये पूरी बात इस बुक में लिखी हुई है जिसे कपूर फैमिली ने इंक्लूडिंग नीतू कपूर ने परमिशन दी थी रिलीज करने के लिए। और तो और उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट भी दिया है। ये वाली जो लाइन थी, टेक इट फ्रॉम मी, एवरी चाइल्ड आर्टिस्ट इज एक्सप्लॉइटेड बाय एन एम्बिशियस पेरेंट, पेरेंट इज मेकिंग मनी, चाइल्ड डजंट नो बेटर, ये सब कुछ खुद नीतू सिंह ने बोला था। एक तो उन्होंने डायरेक्टली अपने चाइल्डहुड अब्यूज के बारे में बात करी है इस बुक में। दूसरी तरफ हालांकि उन्होंने हार्मोन्स के बारे में डायरेक्टली खुद से बोला नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जब बुक की राइटर ने ऐसी र्यूमर्स को एड्रेस किया है इस बुक में, डायरेक्टली लिखा है, तो उसे भी परमिशन दे दी है पोस्ट करने के लिए। सो क्लियरली उनका चाइल्डहुड बहुत अब्यूजिव था। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि वो जब भी कोई रिस्की सीन्स नहीं करना चाहती थी या कोई रिस्की कॉस्ट्यूम नहीं पहनना चाहती थी तो उनकी माँ उन्हें मारती थी, ये सब वो बस अपने 13-14 साल की बच्ची से करवा रही थी, बेसिकली उसी एज पे जब वो रिक्शा वाला की शूटिंग कर रही थी। एक र्यूमर और भी है कि ये जो मूवी थी रिक्शा वाला, ये फ्लॉप हो जाती है, तो इसके बाद राजीव सिंह को इस बात का डर रहता है कि कहीं नीतू सिंह परमानेंटली फ्लॉप एक्ट्रेस ना बन जाए, तो वो जबरदस्ती नीतू का एक बोल्ड फोटो शूट करवाती है और बहुत सारे डायरेक्टर्स को पर्सनली भेजती है। एज अ रिजल्ट उनके पास कुछ मूवीज की लाइन लग जाती है और उनमें से रहता है एक गाना, लेकर हम दीवाना दिल, जो यादों की बारात मूवी में था। लकीली वो गाना सुपरहिट हो जाता है और नीतू सिंह को फिर से एक्सेप्टेंस मिल जाती है बॉलीवुड में। अब मुझे लगता है ना कि ये र्यूमर सच ही रही होगी, क्योंकि जब ये बात डायरेक्टली बुक में लिखा है कि वो रिस्की सीन्स के लिए, रिस्की कॉस्ट्यूम्स के लिए अपने बेटी को मारा करती थी, तो वो वैसे ही रिस्की कॉस्ट्यूम्स में अपने बेटी की फोटोज लेकर के डायरेक्टर्स को भेजी होंगी। ये दोनों कोई बहुत दूर की बात नहीं है। कहने को तो नीतू सिंह के पापा का नाम दर्शन सिंह था और ये आपको विकिपीडिया पे या किसी भी वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा। बट द थिंग इज, नीतू सिंह की दर्शन सिंह के साथ कोई भी फोटो नहीं है, कोई भी मेंशन नहीं है, साथ में कुछ भी नहीं। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने माँ के साथ ही नजर आती हैं। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि नीतू सिंह के शादी के कार्ड पे उनके पापा का नाम क्यों नहीं था? अगर मान लीजिए उनके पापा का देहांत हो गया था तो एटलीस्ट स्वर्गीय दर्शन सिंह लिखा होता, लेकिन वो भी नहीं था। सो आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि ये दर्शन सिंह नीतू सिंह के पापा थे भी या नहीं। इनफैक्ट नीतू सिंह के पापा कोई दर्शन सिंह के नाम से एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जब राजी को जबरदस्ती बैठाया गया था कोठे पे, तो हो सकता है कि वहीं के किसी इंसान से, किसी कस्टमर के थ्रू वो प्रेग्नेंट हो गई हो और फिर वो अकेले ही मुंबई भाग के आई हो सकता है कि कोई दर्शन सिंह एग्जिस्ट ही ना करते हो।
हो। या फिर वहीं दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि राजी और दर्शन का डिवोर्स हो गया हो, और अगर वो नीतू के लाइफ में इन्वॉल्व न रहे हो उसके बाद, तो ऐसा पॉसिबल है कि शादी के कार्ड पे नीतू अपने पापा का नाम न लिखवाई हो, क्योंकि वो कभी उनके लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं थे। वी डोंट नो, मगर मेरे दिमाग में बस ये ख्याल चल रहे थे, सो आई टॉक्ड अबाउट देम। ऐसा ही सिमिलर पास्ट रेखा का भी था। उन्होंने भी बॉलीवुड में शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के फॉर्म में ही करी थी, और उनके भी टीनेज इयर्स बहुत पेनफुल थे, बहुत अब्यूजिव थे। लेकिन उनके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। अभी वापस नीतू पे आते हैं। और नीतू अपने अब्यूजिव पास्ट से भागना चाहती थी, इसीलिए वो ऋषि कपूर से शादी करने के लिए इतना डेस्परेट थी। वो किसी भी हालत में उसे शादी करना चाहती थी, तब भी जब ऋषि कपूर उनमें इंटरेस्टेड नहीं थे। एंड लेट मी प्रूव इट टू यू। सो जब नीतू सिंह ऋषि कपूर से मिलती है पहली बार, तब वो एक यास्मीन नाम की लड़की को डेट कर रहे थे, जो आगे चल करके उनसे ब्रेकअप कर देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा र्यूमर्स वो सुनती रहती हैं ऋषि कपूर के अफेयर्स की, खासकर ऋषि के डिम्पल कपाड़िया के साथ अफेयर के र्यूमर्स की वजह से। खैर, दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, और ऋषि कपूर जो उस वक्त नीतू सिंह के फ्रेंड रहते हैं, वो बेसिकली नीतू सिंह को मीडिएटर बना देते हैं अपने और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में, और उनसे बार बार यास्मीन को लेटर्स वगैरह लिखवाते हैं और फोन कॉल्स करवाते हैं, कन्विंस करने के लिए कि वो फाइनली ऋषि से बात कर ले। लेकिन यास्मीन कभी भी भाव नहीं देती है पलट करके, वो ब्रेकअप फाइनल रहता है। उसके बाद फिर वो बहुत सारे दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, डेटिंग, हुकअप्स, फ्लिंग्स, थिंग्स लाइक दैट, मगर इवेंचुअली दोनों यानी कि नीतू और ऋषि एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी आगे चल करके सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में नीतू कपूर ये बताती है, I want to know, what was he like in those days as a boyfriend? Horrible. Horrible. Because he was such a bully. He was just, I don't know, he was too Jolly, naive, and I goofy. could You were take very naive. it. I was very I was a naive. brat, I told you. I was so scared of him. But yeah, I would do my makeup myself in those days. I didn't have a makeup man. I used to do it myself. And he would just come, take my eyeliner and put it all over my face. It was work of art. You were just a bully and he just wanted to bug me. That's really mean. But was he मैं बस ये सोच रही थी कि ऋषि कपूर नीतू सिंह की उस वक्त रिस्पेक्ट करते भी थे, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी आदमी जिस लड़की को जेन्युइनली पसंद करता है या उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करता है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ उस लड़की को ही मिलता है जो उस लड़के के पीछे पड़ी हो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ करके। और नीतू के ये बोलने के बाद पूरी ऑडियंस हंस देती है। मैं बस सिमी जी का चेहरा देख रही थी, क्योंकि मेरा भी एक्सप्रेशन एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही था जब मैंने नीतू जी को ये बोलते हुए सुना तो। और मुझे लिटरली ऐसे वाले वेडिंग वीडियोस की याद आ गई। जिसे ये झेलना पड़ता है ना, उसे ही पता होता है कि कितना ह्यूमिलिएटिंग होता है इस तरीके का ट्रीटमेंट, जब आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड आपके साथ ऐसे बिहेव करे तो। फिर 2013 में वो एक इंटरव्यू देती हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को। उसमें वो ये बोलती हैं, शी टोल्ड मी, यानी कि नीतू जी के मॉम ने उनसे कहा था, यू शुड नॉट हैव अफेयर्स। इफ यू गो फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, ही विल ऑल्सो लीव यू एंड देन यू वुड अगेन हैव टू गो टू येट अनदर। योर नेम विल बी स्पॉइल्ड एंड इट विल रिमेन लाइक दैट। That stayed in my mind. So whatever ups and downs I went through with my husband, I did not want to leave him and wanted to always hold on. Even as my boyfriend, we would have a lot of fights and he would not let me shoot post 8:30 p.m. I used to be so scared that I would not even change and go and sit in the car to go home early. Even when we were dating, he remained a total flirt and would pretend he did not have other affairs when he was caught and always denied it. I knew that, but I was too innocent, and if he said nahi hai, I would believe him. He knew in his mind that I was a simple person and felt ये मुझे संभाल लेगी and that he could mold and dominate over me. तो वो खुद से ये बता रही हैं कि चीटिंग शादी के पहले से ही चल रही थी। कुछ साल पहले बाय द वे 1990s के टाइम पे उन्होंने स्टारडस्ट को एक इंटरव्यू दिया था अपने शादी के बाद, और उसमें उन्होंने डायरेक्टली ये बोल ही दिया था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ऋषि कपूर के वन नाइट स्टैंड्स और फ्लिंग्स से, क्योंकि वो घर वापस उन्हीं के पास आएंगे। वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में वो आगे चल करके ये कहती हैं, ही वुड राइट लेटर्स व्हेन आई वेंट आउटडोर्स एंड हैव इट डिलीवर्ड टू मी बाय ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर माय को-स्टार्स. आई वुड बी टीज्ड एंड बी कंसिडर्ड हिज प्रॉपर्टी. वी वर डेटिंग फॉर 5 years. At 21, I had signed a lot of big movies and was at the peak of my career and had lost weight. And that is when he got insecure. He would initially say, I am going around with you but will not get married to you. But then one day he asked me,
don't you want to get married? I said, to whom? He said, what do you think I am? I agreed. I had settled my mom financially and bought her a house. She did my wedding in a grand way and the whole of India was upset that Rishi Kapoor was getting married. तो इसमें नीतू जी साफ साफ बता रही हैं कि वो लोग 5 साल से डेट कर रहे थे और ऋषि जी ये साफ साफ बोलते थे कि वो उनके साथ शादी नहीं करने वाले हैं। लेकिन फाइनली 21 साल की उम्र में जब वो वेट लॉस कर देती हैं और दूसरे आदमी उनमें इंटरेस्ट में भी दिखाने लगते हैं तब उन्हें जेलसी फील होने लगती है और प्रपोज करते हैं। वो भी ऐसा हल्का सा प्रपोजल, डोंट यू वांट टू गेट मैरिड। और ये प्रपोजल भी सीरियस नहीं रहता है क्योंकि ऋषि कपूर अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये बात क्लियरली लिखते हैं कि वो नीतू सिंह से कभी भी शादी नहीं करने वाले थे। इनफैक्ट अपने रिलेशनशिप को आगे के किसी स्टेप पे ले जाने वाले थे ही नहीं। अगर उनकी बहन और उनकी फैमिली उन्हें झूठ बोल करके घर नहीं बुलाई होती कि किसी फैमिली फ्रेंड की एंगेजमेंट है तो तुम भी आ जाओ अटेंड करने के लिए, और वहीं पे अचानक से उनका एंगेजमेंट नीतू सिंह से नहीं करवा दिया गया होता तो लिटरली फैमिली के प्रेशर की वजह से ये शादी हुई है। और कभी कभी ना मुझे लगता है कि ऋषि जी भी इसीलिए नीतू से शादी कर लिए होंगे क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें अप्रूव करती थी। काइंड ऑफ ऐसे ही जैसे रणबीर फाइनली आलिया से शादी इसलिए किए हैं, कैट दीपिका इन सबको छोड़ करके, क्योंकि उनकी फैमिली आलिया को अप्रूव करती है। तो ऋषि जी और रणबीर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। एक तो नीतू यहाँ खुद ही बताती है, टिल टुडे ही as in Ranbir will not talk to my husband looking in his eyes. He will whisper and then I repeat it to Bob. Bob मतलब ऋषि कपूर. Then Bob would come home. He would go to his room and not interact with him. Ranbir has the same relation with Bob what Bob had with his father. सिर्फ यही सिमिलैरिटी नहीं थी ऋषि जी और रणबीर में कि दोनों का ही अपने पिता के साथ उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं था। इसके साथ साथ दोनों ही प्ले बॉय थे लेकिन दोनों को ही शादी उस लड़की से ही करनी थी जिसे उनकी पूरी फैमिली एक्सेप्ट करती। एनीवे बैक टू नीतू जी। सो लाइक ऋषि कपूर उनसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उसके बावजूद भी वो 5-6 साल तक उन्हें डेट करते हुए आई थी इस उम्मीद में कि किसी दिन वो कपूर खानदान की बहू बनेंगी। और ये सब बस इसलिए था क्योंकि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूर जाना था और अपने माँ के अब्यूजिव बिहेवियर से, मारना पीटना, छोटे कपड़े, एक्सपोजिंग फोटोशूट्स, ऑल ऑफ दैट। इससे रिलेटेड मैंने किसी की पर्सनल स्टोरी भी पढ़ी है जो नीतू सिंह को जानते थे उनके बचपन से ही। आई ऑफर्ड अप द थ्योरी दैट Katrina's dad not being on the scene, speculations around escorting as a young model, and her being from a single mother household might be the reason for the bigoted prejudice. They started laughing. Yeah, she's the one to talk. What do you mean? Verbatim. Has anyone asked Neetu who her father is? Does she even know for sure? Her mother was a neighbor of my chachi's, and Neetu went around telling everyone she would be a Kapoor Bahu since she was a teen. Her walls were full of Rishi's posters, even when she pretended to be a friend of his, and she was obsessed with him. Her mother asked my chachi to have her introduced to the couple to get her break in the industry when she was a kid. That's how she got her first film with Rajendra Kumar. If Katrina wasn't Khandani, Neetu was worse. Her mother pimped her out at 12 to be an adult heroine. But चलो अच्छा ही हुआ, हमारी आलिया को जो चाहिए था जो तो हो गया, वो इससे कम में नहीं मानती। कितने साल से नीतू की तरह मेहनत की है उसने भी। इसमें से 2 बात तो लाइन अप करती है। पहला ये कि शी प्रिटेंडेड टू बी अ फ्रेंड ऑफ हिज, और ये बात सही थी। ऋषि जी को डेट करने से पहले कई साल तक वो दोनों दोस्त थे। जब वो यास्मीन को कॉल किया करती थी और लेटर्स भेजा करती थी ये कहने के लिए कि वो ऋषि से बात कर ले। सो आई थिंक वो काइंड ऑफ प्रिटेंड कर रही थी ऋषि की फ्रेंड होना जब तक उनका नंबर ना आ जाए ऋषि को डेट करने का। और दूसरा यहाँ पे जो लिखा है, हर मदर पिम्प्ड हर आउट एट 12 टू बी एन अडल्ट हीरोइन। अब पिम्पिंग का तो मुझे नहीं पता क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ही सीरियस एलिगेशन है, लेकिन ये बात सही है कि एग्जैक्टली 12 साल की उम्र में ही उनकी माँ उन्हें मूवीज से दूर लेकर के जाती हैं, फिर उन्हें हार्मोन्स देकर के उनके बॉडी को वक्त से पहले बड़ा किया जाता है और अचानक से वो अडल्ट हीरोइन में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब हुआ था 12 साल के ही आसपास। इसके अलावा भी नीतू अपने मॉम को बेसिकली फंड कर रही थी फाइनेंशियली हर तरीके से। खुद नीतू सिंह ये बताती है टाइम्स ऑफ इंडिया के इस इंटरव्यू में कि आई हैड सेटल्ड माई मॉम फाइनेंशियली एंड बॉट हर अ हाउस। उसके अलावा मधु जैन के बुक में ये लिखा है, देयर वर नो ब्रेक्स फॉर दिस चाइल्ड स्टार हु वाज हर मदर्स गोल्डन गूज। शी वर्कड राइट थ्रू हर टीन्स एंड स्टॉप्ड वर्किंग ओनली आफ्टर शी गॉट मैरिड। इसीलिए वो ऋषि कपूर का हर एक रेड फ्लैग इग्नोर करके उनसे शादी कर लेती हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में इस सिचुएशन से बाहर निकलना था।
आगे मधु जैन के बुक में perhaps that explains why she was so ecstatic about marrying into the large Kapoor family, dropping her career like the proverbial hot potato. Even decades later, she could not be seduced into acting again. Neetu Singh turned down a role in Karan Johar's Kal Ho Na Ho. Jaya Bachchan eventually took it, playing Preeti Zinta's mother in the film. सो लाइक नीतू जी के लिए ऋषि जी उनके सेवियर थे एटलीस्ट शुरू में, मगर ऋषि जी के लिए नीतू जी वो गाय बन जाती है जो खूंटे से बंध गई थी, खासकर तब जब शादी के बाद उन्हें बच्चा हो जाता है। उसके बाद वो जाएंगी कहाँ और उनकी चीटिंग फिर से शुरू हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन नीतू उनके चीटिंग, उनके अल्कोहलिज्म, उनके अब्यूजिव बिहेवियर, इन सब के बावजूद भी उन्हें नहीं छोड़ती हैं। इतना अब्यूजिव बिहेवियर कि एक बार पुलिस भी बुलानी पड़ गई थी। और तो और ऋषि जानबूझ करके ऐसे शब्द भी बोलते थे, इंग्लिश के बड़े वर्ड्स, जिसे नीतू समझ ना पाए। Initially, when I got married, I was very naive. Okay, he has big words. He's very good in Scrabble and big words. मैं इतनी पढ़ी हुई नहीं थी. I was just 8th grade. He used to go with his friends and be with them. And 4-5 times I went. Then I got bored. I didn't go. But Rose used to come home very late. So one day I said, I am going to say, now this is it. I was like so firm and so angry. Totally, all that. He opened the door. I said, look. And I was so angry. He says, listen, I don't lead my life in duress. पर मेरा सब भूल गई, मैं अपना गुस्सा डिक्शनरी निकाली, रात थी, what is duress? The off-screen तो जब ऋषि नीतू को बहुत बुरी तरीके से अब्यूज करते हैं कि पुलिस बुलानी पड़ जाती है, उसके बाद नीतू घर छोड़ के चली जाती है और 3-4 साल बाद आती है। और उस टाइम पे जब वो घर से बाहर रहती है तब वो बेसिकली अपने आप को अपग्रेड कर रही होती हैं, और उसमें से एक चीज रहता है पढ़ना, नॉलेज गैदर करना। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई डिग्री ली थी, बट मोर लाइक पर्सनली पढ़ना, नॉलेज गैदर करना, अपना वोकेबुलरी वगैरह इम्प्रूव करना, और उसके बाद फिर वो वापस आती हैं। द नीतू सिंह हु टुक चार्ज ऑफ द कीज ऑफ देयर home on her return was a far more confident individual. She has never looked as good. She looks more svelte and well-groomed than starlets half her age. However, the inner transformation that she talks of came about with her efforts to find and assert an identity. She read, observed, and most important, became internet savvy. ये इसीलिए था क्योंकि ऋषि कपूर सिर्फ फिजिकली ही अब्यूजिव नहीं थे, साइकोलॉजिकली अब्यूजिव भी थे। उन्हें बिना मतलब के छोटा फील कराने की कोशिश करना, ऐसी भाषा में बात करके जो उन्हें पता था कि उनकी बीवी समझ नहीं पाएगी। खैर, यू नो व्हाट, मुझे काइंड ऑफ समझ में आता है कि राजी सिंह ने जो किया नीतू सिंह के साथ वो क्यों किया होगा, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को एक्ट्रेस नहीं बनाती ना, तो वापस से अपने बेटी से भी वही करवाना पड़ता जो उन्हें करना पड़ा था। और उस धंधे पे बैठने से तो अच्छा था कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बन जाए। मे भी उन्हें थोड़ा एक्सपोजिंग सीन्स करने पड़ते, उन्हें हार्मोन्स भी लेना पड़ा था, बट सीरियसली वापस जाकर के कोठे पे बैठने से ना वो कई गुना अच्छा था। तो राजी सिंह ने जो किया वो मुझे कम्प्लीटली समझ में आता है, एक माँ के तौर पे वो ऐसा क्यों की होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि नीतू जी का अपना खुद का बचपन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अब्यूजिव था। अब आते हैं कैटरीना के पास्ट पे और सिमिलैरिटीज देखिएगा दोनों में। कैटरीना ही वो गर्लफ्रेंड थी रणबीर की जो नीतू जी को सबसे ज्यादा नापसंद थी। और मुझे याद है कि कैटरीना एक बार कॉफी विद करण पे जाती है सीजन 2 के एपिसोड नंबर 22 पे लारा दत्ता के साथ, और वहाँ पे वो ये कहती है, I've done films, please. My first film was with Shushmita Sen. If she can't intimidate you and make you like this, then I thought she was. आपने सुना, माई फर्स्ट मूवी वॉज विद सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन के साथ कैटरीना की सिर्फ एक ही मूवी आई है, मैंने प्यार क्यों किया, जो 2005 में रिलीज हुई थी। आई गेस इससे पहले रिलीज होने वाले अपने मूवीज को वो कम्प्लीटली भूल ही गई थी, बहुत कन्वीनियंटली। कारण था बूम में उसके जो बोल्ड सीन्स थे वो, उसके वजह से वो आज तक बूम के एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली इग्नोर करती हुई आई है, जैसे कि वो मूवी कभी हुई ही नहीं थी। ये रही कैटरीना खुद बूम के प्रमोशनल इवेंट पे। Yeah, I'd just like to say I'm very excited during this film. It's my first film here or anywhere. अब अचानक से उसकी पहली मूवी सुष्मिता सेन के साथ हो गई। इसी वजह से बूम की जो प्रोड्यूसर थी आयशा श्रॉफ, जैकी श्रॉफ की वाइफ, वो सामने आकर के कैटरीना के पास्ट को काइंड ऑफ रिवील कर देती हैं। ये उनके इंटरव्यू का पार्ट है जो उन्होंने विकी लालवानी को दिया था मुंबई मिरर के लिए 2009 में। During the course of some research, Kaizad chanced upon her. Kaizad Boom के डायरेक्टर थे। He tells me that a few days later, she went to his house and asked him, I am interested in India. Do you think I have a future in India as a model or in films? She came down to Mumbai, auditioned and got the role. I think she had done some modeling in London. I thought she would have a career here.
At that time, there was nobody with a good body. No one was wearing bikinis. Her passport says turquoise. We created an identity for her. She was this pretty young English girl, and we gave her the Kashmiri father and thought of calling her Katrina Kazi. We thought we would give her some kind of Indian ancestry to connect with the audience. Those times were different. Now people are more accepting. But then we thought that Kazi sounded too religious. We were to introduce her to the press, and at that time Mohammed Kaif was at the top, and so we said Katrina Kaif sounds really great. In fact, the brochures for the press say Katrina Kazi. We passed that off saying, "Oh, that's a printing mistake," says Aisha. Is Katrina in touch with her? No. But that's a personal choice. What hurts me is that she distances herself from Boom. When Boom released, she was seeing Salman. She dismissed her debut, saying she didn't know what she was doing. And so, she did the bikini scene, the smooching scene. No one put a gun to anybody's head. She is a very intelligent young woman. She knows what she has going and doesn't want to jeopardize it. यहाँ पे आयशा खुद बोल रही हैं कि उन्हें इस बात से बुरा लगता है कि कैटरीना बूम से अपने आप को इतना डिस्टेंस करती है। इसी वजह से वो ये सारी बात पब्लिकली आकर के बताई थी। और उसी मूवी के एक्टर गुलशन ग्रोवर, जिनका एक्चुअली में स्मूचिंग सीन था कैटरीना के साथ, उनके साइड की स्टोरी ये है। Gulshan Grover was frank about the kissing sequence with Katrina Kaif in Kazad Gustad's Boom. The Badman of Bollywood claimed that the team had only 2 hours to shoot the lip lock scene in a submerged aquarium at the hotel Burj Al Arab in Dubai, calling it one of the most difficult sequences he has ever done in his career. Gulshan went on to say that while he and Katrina were practicing the lip lock sequence, their Boom co-star Amitabh Bachchan walked into the studio and cheered him. The actor concluded that this cheer merely added to his anxiety. Reportedly, Katrina and Gulshan spent around 2 hours shooting the intimate scene and lip lock. Talking about this scene earlier, Gulshan Grover said that Salman Khan made sure that the scene never makes it to the theater, and that is why it was deleted from the movie. Today, Katrina Kaif does not acknowledge that the scene happened. और वो एक इंटरव्यू में जो सिद्धार्थ कानन को वो देते हैं, ये बोलते हैं, बट मुझे बताइए, जब ये सीन जो आज के जमाने में कतरीना इसके बारे में बात भी नहीं करती है, अक्नॉलेज तक नहीं करती है, आई थिंक शी वांट्स टू दबाव दैट सीन कंप्लीटली। जब आप इसके बारे में बिंदास बात करते हैं, कहीं आपको ये नहीं लगता कतरीना बोलेगी अरे गुलशन इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? ये मानना है जो काम कर दिया एक कलाकार ने, या कोई तस्वीर खिंच गई या कोई वीडियो बन गया, अब वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। आपके दबाने से या ना बात करने से उसका कुछ होने वाला नहीं। जो है वो है, हकीकत है। एवरी एक्टर, एवरी सेलिब्रिटी, जैसे आप सेलिब्रिटी हैं, दूसरे लोग हैं, अब जो भी हमारे चीजें पब्लिकली अवेलेबल हैं इन टुडेज टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, ये मैग्नीफाई होगा और ज्यादा बढ़ेगा, दब नहीं। और ये बात काइंड ऑफ सही है। एक तरफ तो ये बात सही है कि अगर किसी की कैमरे में फोटो या वीडियो खिंच गई है तो शायद से उसे कम्प्लीटली मिटाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई कॉपी तो रही जाएगी। और चलिए मान लीजिए अगर सारी कॉपीज मिटा भी दी गई हो, तो भी आसपास के लोग तो उसके बारे में बात करेंगे ही, जो लोग उस वक्त प्रेजेंट थे जब ये हो रहा था, एज इन जब ये मूवी की शूटिंग हो रही थी, वो लोग कभी ना कभी तो बात करेंगे ही इसके बारे में। और देखिए, आखिरकार इसी वजह से ये बात सामने आ जाती है। I mean, उस टाइम पे जो एसोसिएटेड लोग थे, आयशा श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, इन्हीं लोगों की वजह से कैटरीना का पास्ट सामने आ जाता है, चाहे भले ही ये पूरा सीन कट करके मूवी से निकलवा दिया गया हो। और इसी बीच में सिर्फ इस मूवी या उसका किसिंग सीन वगैरह के बारे में ही नहीं, कैटरीना का सरनेम ही कम्प्लीटली झूठ है और फैब्रिकेटेड था, इसे भी आयशा ने बता दिया था। दूसरी बात, कैटरीना ये बात सोच भी कैसे ली कि जिस मूवी में अमिताभ बच्चन है, द अमिताभ बच्चन, उस मूवी को पूरा इंडिया भूल जाएगा जस्ट बिकॉज वो उसके बारे में बात नहीं कर रही है। एटलीस्ट ये इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, अमिताभ जी का जिस लेवल का स्टारडम है उसके हिसाब से। लेकिन साथ में मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती है कि अमिताभ बच्चन को गुलशन ग्रोवर और कैटरीना के किसिंग सीन के प्रैक्टिस के टाइम पे चीयर करने की क्या जरूरत थी। आई मीन, वो कितना ऑकवर्ड और क्रिंज रहा होगा उन दोनों के लिए। इट वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ क्रीपी। खैर,
दोनों ही मूवी के डायरेक्टर कैजाद कुस्ताद ने और प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ ने दोनों ने ही ये बताने से मना कर दिया था साफ साफ कि कैटरीना आती कहाँ से है। कैजाद ये कहते हैं, द डायरेक्टर दो refuses to talk about his discovery as he tersely says, I don't want to hurt anyone। और आयशा का ये कहना रहता है, I can't talk about it, what's the point। तो ये पूरी बात बाहर आती है 2009 में जब आयशा इंटरव्यू देती है। फिर इसके कुछ साल बाद 2013 में ये फोटो रिलीज होती है, एज इन लीक हो जाती है, इसमें कैटरीना और उसकी सिस्टर इजाबेल टेरी स्टीफेंस नाम के एक पॉर्न प्रोड्यूसर के साथ खड़े थे और ये काइंड ऑफ इंटीमेट सेटिंग थी, जैसे कि ये दोनों उन्हें जानते हो। तो इसके वजह से ऐसे और भी कयास लगने लगते हैं कि कैटरीना का पास्ट था स्कॉटिंग इंडस्ट्री में या पॉर्न और समथिंग लाइक दैट। अब इस सारे केस के बाद फाइनली र्यूमर्स आना शुरू होती हैं कि कैटरीना की मॉम इन्वॉल्व्ड थी चिल्ड्रन ऑफ गॉड नाम के कल्ट में। इनफैक्ट अब जहाँ पे भी सर्च करोगे ना कैटरीना के पास्ट को या उसकी मॉम को, हर जगह चिल्ड्रन ऑफ गॉड का नाम पॉप अप करता है। तो मैं रिसर्च करना शुरू करी कि ये है क्या, और मुझे ये मालूम पड़ा कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड बेसिकली एक तरीके का कल्ट था जिसने क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स को और 1960s-70s के टाइम पे जो हिप्पी मूवमेंट चला था अमेरिका में, उसके कुछ प्रिंसिपल्स को एक साथ कंबाइन किया था और एक अलग ही तरीके का स्पिरिचुअल या रिलीजियस सिस्टम स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी डेविड बर्ग के द्वारा। डेविड बर्ग इसके स्टार्टर थे, फाउंडर थे। तो हिप्पी मूवमेंट, अगर आप लोगों को पता होगा, ये एक तरीके का फ्री सेक्स मूवमेंट था या फिर फ्री लव मूवमेंट था कि आप कितने भी पार्टनर्स रख सकते हो, मोनोगैमी या मोनोएंड्री प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप किसी के भी साथ अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू सेक्स। अब डेविड बर्ग उसी को मिलाते हैं क्रिश्चियनिटी के साथ और ये कहते हैं कि सेक्स इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो लोग फ्रीली सेक्सुअल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। इनफैक्ट वो ये प्रमोट भी करते थे कि उनके फॉलोअर्स में से जो औरतें हैं वो बहुत सारी एस्कॉर्ट सर्विसेज वगैरह को ज्वाइन करें और जितना हो सके उतने आदमियों को इन्फ्लुएंस करें और ओवर टाइम रिक्रूट करें उनके कल्ट में, एज इन चिल्ड्रन ऑफ गॉड में। इससे उनके कल्ट मेंबर्स की संख्या भी ज्यादा बढ़ती, प्लस उनकी फंडिंग भी बढ़ती चली जाती। और इसलिए ये औरतें और कुछ आदमी भी पूरे दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश और फिर उसके बाद कहीं और घूमते रहते थे। किसी भी एक जगह पे वो लोग टिकते नहीं थे। जितने लोगों को वो रिक्रूट कर सकें, जितने लोगों से वो फंडिंग ले सकें, जितने लोगों के साथ वो फ्रीली अपना लव एक्सप्रेस कर सकें, वो सब कुछ उन्हें करना था। प्लस इस कल्ट में इंसेस्ट की भी परमिशन थी और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की भी। आगे चल करके ये सारी बातें सामने आती हैं, इसके बहुत सारे विक्टिम्स आगे आकर के बात करते हैं अपने अब्यूज के ऊपर, तो बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन होती है और फाइनली चिल्ड्रन ऑफ गॉड को अपने काफी सारे प्रैक्टिसेस को बंद करना पड़ता है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज और इंसेस्ट। अब ये लोग अपना नाम भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि पहले वाले नाम की काफी बेइज्जती हो चुकी थी इंटरनेशनली, तो अब इनका नाम है द फैमिली इंटरनेशनल। तो अगर आप कभी द फैमिली इंटरनेशनल का नाम सुने, समझ जाइएगा कि ये लोग कौन है। और उनका कहना है कि अब ये लोग पहले की चीजें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट हु नोस कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड के सर्वाइवर्स या विक्टिम्स को सर्च करिएगा, इतने सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। लिटरली विक्टिम्स ने आकर के अपना लाइव इंटरव्यू दिया है कि उनके साथ क्या क्या होता था। और बहुत सारे लोग उस वक्त बच्चे थे, अब अडल्ट हैं। लोग इसलिए अंदाजा लगाते हैं कि कैटरीना चिल्ड्रन ऑफ गॉड कल्ट से बिलोंग कर सकती है क्योंकि एक बार उनके पास्ट को देखिए आप। ये कैटरीना ने खुद बताया है अपने मॉम के बारे में। शी हैड मैरिड अगेन बट दैट डिड नॉट लास्ट ईदर एंड एज हर वर्क टुक हर टू फार फ्लंग प्लेसेस द चिल्ड्रन फॉलोड, होम स्कूल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट बाय अ सीरीज ऑफ ट्यूटर्स। हांगकांग, जापान, चाइना, यूक्रेन, रोमेनिया, फ्रांस, हवाई, अमेरिका, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। More than 13 countries in almost as many years. We never lived anywhere for more than 2 years and we did not have a great deal of stability or physical security and comfort. We led a very culturally diverse life. That's an unbeatable way to be prepared. I don't think you can get a better education than that. I have seen so many cultures, nothing shocks me. You can throw me in any society and I will adapt. Yet, ask her, as in ask Katrina, for any tactile details of her childhood and she is hard put to come up with answers. As in वो हल्का फुल्का अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती है कि वो दुनिया भर के देशों में घूमी है। I mean, वो वैसे ही बड़ी हुई है एक देश से दूसरे देश में जाते जाते, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक चीज अपने बचपन की वो नहीं बताती है। सो क्लियरली उसे उस साइड को अपने हिडन रखना है, छिपा के रखना है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड में जो औरतें होती थी वो अलग अलग देशों में घूम घूम करके
आदमियों को रिक्रूट करने और उनसे फंडिंग लेने का काम किया करती थी थ्रू स्कॉटिंग। और बाय द वे इसके लिए एक टर्म भी वो यूज किया करते थे उस कल्ट में, जिसका नाम था फ्लर्टी फिशिंग, बिकॉज दे वर फिशिंग फॉर मोर मेंबर्स थ्रू फ्लर्टिंग एंड थिंग्स दैट कम्स आफ्टर फ्लर्टिंग। फिर कैटरीना के पापा कौन है इसका पता नहीं होना, जैसा कि आयशा ने खुद से बताया है। उसके अलावा कैटरीना और उसकी सिस्टर का टेरी स्टेफेंस के साथ फोटो होना। जब इन सारे चीजों को आप कनेक्ट करके देखोगे ना, तब लगेगा कि ये र्यूमर्स इतना क्यों परसिस्ट करती हैं। है ये आखिरकार र्यूमर्स ही, लेकिन ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं कैटरीना का। इसीलिए मैंने इस पूरे चीज को यहाँ पे कवर कर लिया। अभी स्कॉटिंग से रिलेटेड आगे और भी बात आएगी। अब वापस आते हैं कैटरीना और नीतू के रिश्ते में जो अनबन थी उसके ऊपर। सो जब कैटरीना और रणबीर सीरियसली डेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को कुछ सालों से, तब 2014 में रणबीर पहली बार अपने घर से मूव आउट कर जाते हैं और कैटरीना के साथ एक अपार्टमेंट में मूव इन कर जाते हैं। और शुरू शुरू में उनका ये कहना रहता है कि मेरे घर में कुछ मरम्मत हो रही है, इसके वजह से बस कुछ दिनों के लिए मैं बाहर रह रहा हूँ। लेकिन वो बाहर रहना 5 महीने 6 महीने साल भर तक खिंचता चला जाता है और मीडिया वाले कैटरीना और रणबीर को उनके फ्लैट में आते जाते हुए कई बार स्पॉट करते हैं। उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह भी पब्लिश हो ही जाती हैं। प्लस वो लोग इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह को भी विजिट कर रहे थे अपना घर डेकोरेट करवाने के लिए, और वो सभी मीडिया में आता है। लेकिन ऋषि कपूर फाइनली बोल देते हैं। मुंबई मिरर के एक इंटरव्यू में वो ये कहते हैं, ही डजंट लिव विद अस एनीमोर व्हिच इज अ बिग सेटबैक फॉर नीतू एंड मी। उसके पहले तक रणबीर कभी भी अपने घर से बाहर मूव आउट नहीं किए रहते हैं। इनफैक्ट रणबीर और उनके पेरेंट्स 2 अलग अलग फ्लोर पे लेकिन एक ही घर में रहते थे। I guess we live in a two-tier home. He lives on this floor and I live on the lower floor. So we don't know really what's happening. सो जब ये मूव आउट होता है कैटरीना के साथ, तो उनके हिसाब से कैटरीना उनके बेटे को उनसे अलग कर दी थी 2015 में ही। जब दिसंबर के टाइम पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है कपूर फैमिली में, तो कैटरीना तो इनवाइटेड रहती है, लेकिन नीतू कपूर पहली बार इसे अटेंड नहीं करती हैं। और फिर सरप्राइजिंगली बस 1 महीने के बाद 2016 की जनवरी में कैटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हो जाता है। अपने रिलेशनशिप को फाइनलाइज करने के बाद, मीडिया में पब्लिक में बेसिकली फाइनलाइज करने के बस 1 महीने के बाद ये लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये होता क्यों है? नीतू सिंह और ऋषि कपूर की वजह से। बेसिकली यही लोग कैटरीना के पास्ट का पता लगाते हैं और फिर रणबीर पे प्रेशर बनाते हैं कैटरीना से ब्रेकअप करने के लिए। और इसके बारे में फिल्म जर्नलिस्ट राजीव मसान ने भी लिखा था एक ब्लाइंड आइटम के फॉर्म में। इसे मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ इस चैनल पे, लेकिन इसके बारे में बिना बात किए आज का वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता है। बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि एक टॉप बॉलीवुड फैमिली के बेटे ने अपने एंगेजमेंट तोड़ दी थी अपने गर्लफ्रेंड के साथ, ये पता चलने के बाद कि वो बॉलीवुड में आने से पहले एस्कॉर्ट थी लंदन में। लंदन, एस्कॉर्ट, ये सब कुछ कैटरीना के साथ ही फिट बैठता था। और ये भी कहा जाता था कि वो और रणबीर प्राइवेटली एंगेज्ड थे, इसीलिए वो कपूर खानदान के क्रिसमस पार्टी में गई थी और वही एंगेजमेंट फिर टूटी थी। अब नीतू सिंह ने जो किया था ना यहाँ पे, एक तरफ तो मुझे ये समझ में आता है और दूसरी तरफ नहीं। एज इन एक माँ के तौर पे जब उन्हें खुद एक्सपीरियंस है कि एस्कॉर्टिंग के इंडस्ट्री में या फिर फ्लैश ट्रेड में एग्जैक्टली होता क्या है पर्दे के पीछे, तो कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि कोई लड़की जो ऐसे एक्सपीरियंस से या ऐसे बैकग्राउंड से आती हो वो उनके बेटे की पार्टनर बने, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि इस इंडस्ट्री में एक्चुअली में होता क्या है। वहीं दूसरी तरफ ये मुझे थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल भी लगता है, क्योंकि अगर ये सारी की सारी रिपोर्ट सही हैं और नीतू सिंह और उनकी माँ उनकी नानी भी ऐसे ही फैमिली से आती थी, तो नीतू भी तो ऐसे फैमिली से आने के बावजूद भी कपूर बहू बन गई ना, तो कैटरीना क्यों नहीं बन सकती थी? तो यहाँ पे ये मुझे हिपोक्रेसी भी लगती है। और पहले पहले मुझे लगता था ना कि मे बी नीतू जी कैटरीना को वैसे ही नापसंद करती होंगी जैसे उन्हें रणबीर की हर एक गर्लफ्रेंड नापसंद थी। लेकिन जितना मैंने पढ़ना शुरू किया नीतू जी के पास्ट के ऊपर, उतना ज्यादा मेरा मन बदलता चला गया। मेरे ख्याल से उन्हें कैटरीना में अपना पास्ट नजर आता होगा, अपना पास्ट जिसे वो कभी भी हील नहीं की है और बस उसे दबा दी है या इग्नोर कर दी है एक कोने में डाल करके। दोनों के ही पास्ट में स्कॉटिंग है, दोनों के ही बचपन में फादर फिगर नहीं थे, दोनों ही अपने फैमिली में ब्रेड विनर थी क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रही थी उनकी फैमिली। दोनों का ही सोशल क्लाइंबिंग करने की कोशिश करना जिस इंसान को वो डेट कर रही हैं उसके थ्रू। नीतू जी ने ऋषि कपूर के साथ वो करने की कोशिश करी थी और कैटरीना ने पहले सलमान खान के साथ फिर रणबीर कपूर के साथ, और दोनों का ही अपने पास्ट को कम्प्लीटली छुपा कर रखना।
आई मीन बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। और जब आप नीतू सिंह की तरह इन सारी चीजों को इतने साल तक दबा करके रखे हो ना और उसे हील नहीं किया है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा गिल्ट और शेम होता है किसी भी इंसान के अंदर। और जब दूसरा इंसान आपके सामने आता है बिल्कुल वैसा ही और वैसे ही पास्ट के साथ, वैसे ही लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, तो वो बेसिकली आपको अपने पास्ट की याद दिलाता है। और अगर आप अभी भी खुद को हील नहीं करना चाहते हो, तो दूसरा सॉल्यूशन एक ही है, उस इंसान को अपने जिंदगी से बाहर कर देना। ना तो वो आगे से आपके सामने आएगा, ना ही आपको अपना पास्ट याद आएगा। उनकी प्रॉब्लम जो कैटरीना के साथ थी वो कहीं ज्यादा सीरियस थी दीपिका वगैरह के कंपैरिजन में। मुझे याद है कि उनके दीपिका के साथ कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह थे, चाहे भले ही दीपिका भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन कैटरीना ऑन द अदर हैंड, उनकी कैटरीना के साथ बस और बस एक ही फोटो थी, ये वाली, और इसे भी उन्होंने पोस्ट किया था कैटरीना को क्रॉप करके। फिर बाद में किसी ने पूरी फोटो लीक कर दी, तब लोगों को पता चला कि यह क्रॉप्ड फोटो थी नीतू जी की। और ये प्रॉब्लम उन्हें उससे इतनी थी कि दोनों कैटरीना और रणबीर की शादी के बाद भी वो ये पोस्ट करती हैं। खैर, आई सपोज वो अब खुश होंगी अपनी बहू के साथ, क्योंकि आलिया बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है उनके लिए। ना तो वो कैटरीना की तरह रणबीर के साथ मूव आउट कर रही है, ना ही उसका पास्ट नीतू जी जैसा है, ना ही ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्टैंड लेती है अपने लिए। तो फाइनली जब मम्मी जी ने अप्रूव कर दिया, तो रणबीर ने उसी लड़की से शादी की जिसे फैमिली का अप्रूवल था। सो दैट्स इट। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है कैटरीना कैफ और नीतू सिंह के सिमिलर पास्ट के ऊपर, और क्यों उन्हें इतनी प्रॉब्लम थी कैटरीना से। इफ यू वांट टू वॉच सिमिलर वीडियोस देन सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।